एक बार फिर कृष्ण की भक्ति में रंगे हुए नजर आए बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव। जी हां, आपको बताते चलें कि तेज प्रताप यादव का ब्रजमंडल से काफी लगाव रहा है। इसी के साथ वृंदावन से तो उनका हृदय जुड़ा हुआ है। बुधवार को वृंदावन आए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, जहां उन्होंने रंगजी मंदिर स्थित एक मूर्ति की दुकान से भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति और भगवान की पोशाक खरीदी। साथ ही माथे पर चंदन, तन पर कुर्ता धोती पहने हुए तेज प्रताप यादव बिल्कुल ब्रजवासी की तरह दिखाई दे रहे थे। जब मथुरा न्यूज 24 की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वह श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में आकर खुद को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। यार वृंदावन आए हैं, आप क्या कहेंगे वृंदावन के बारे में? आज पहले तो देखिए, वृंदावन आए हैं और कोई नया नहीं आए हैं, और पहले भी हम आते रहे हैं, कई एक सालों से हम आए हैं। अब वृंदावन आते हैं तो बिहारी जी का तो दर्शन करते ही हैं, साथ साथ इनका भी दर्शन हो जाता है और दुकान का भी। अब वृंदावन की भक्ति में बिल्कुल रखे हुए दिखते हैं, क्या कहेंगे वृंदावन के बारे में, राधा कृष्ण के इसके बारे में? देखिए, राधा कृष्ण सबसे पहले तो कृष्ण भगवान के हम लोग वंशज हैं, यदुकुल से हैं, और भगवान श्री कृष्ण से हमारा बचपन से ही लगाव है, और इनसे मिल आशीर्वाद लेकर के दर्शन करके एक नया ऊर्जा, एक नया संचार होता है। वृंदावन में संस्कृत भारती के इकाई द्वारा गुरुवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के रेतिया बाजार स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संस्कृत भारती के संरक्षक बाबा योगेंद्र जी के जन्मोत्सव पर कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सभी कवियों ने बाबा योगेंद्र के जीवन को काव्य के रूप में व्यक्त किया। इसी के साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित रहे विभिन्न कवियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्रज किशोर त्रिपाठी ने बताया कि वृंदावन इकाई ने आज संस्कार भारती के अखिल भारतीय संरक्षक आदरणीय पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें बाबा योगेंद्र जी के गुणानुवाद हुए और बहुत सारे कवि आए, जिन्होंने आज समसामयिक परिस्थितियों को उजागर करते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। संस्कार भारती कला और साहित्य के लिए समर्पित संस्था है, और कला और साहित्य जब तक जीवित रहते हैं तब तक हमारी संस्कृति चिर पुरातन रहती है, और इसी चिर पुरातन संस्कृति को चिर स्थायी बनाने के लिए संस्कार भारती कृत संकल्पित है। नई पीढ़ी को दिशा मिले तो हमारे नवोदित कवि भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, स्थापत्य कवि भी उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने रचनाएं करके आज के इस कार्यक्रम को सफल किया। वृंदावन आनंद वाटिका स्थित सनातन संस्कार धाम में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की एक विशेष बैठक कुंभ मेला के संदर्भ में आयोजित हुई, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण मिश्र जी की उपस्थिति रही। इसके अलावा ब्रजमंडल के अनेकों विप्र ब्राह्मणों, भागवत आचार्य, समाज सेवी, रासाचार्य, तीर्थ पुरोहित, मंदिरों के सेवायात गोस्वामी एवं महासभा की प्रकोष्ठ महिलाओं ने उपस्थित होकर सभी ने एक स्वर से कहा कि 16 तारीख से लेकर 25 मार्च 2021 तक मेला को सफल बनाना है, जिसमें अनेकों सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आदि अनेकों कार्यक्रम संपन्न होंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए तरुण शर्मा ने बताया कि इसका मूल उद्देश्य जो आगे जो कुंभ का मेला यहाँ पे लग रहा है, यहाँ से एक अनुरोध गया था कि उस कुंभ मेला के दौरान महासभा के कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पे हो, और उसके बारे में सेंटर ने इसको स्वीकार किया है, इस निमंत्रण को, इस अनुरोध को स्वीकार किया है। उसके बारे में आवश्यक चर्चा करने के लिए स्थानीय यूनिट से हम संपर्क कर रहे हैं, और हम मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम चीज़ों को तय करेंगे किस तरह से मीटिंग होगी, आपसे चर्चा करके, यहाँ के लोगों से, यहाँ के पदाधिकारियों से मिल के जो एजेंडा रहेगा उस मीटिंग का, उसको भी हम तय करेंगे। नहीं, मतलब इसमें किस प्रकार की, मतलब क्या क्या मुद्दे होंगे, अभी हुआ कि नहीं कोई निर्णय? मुद्दे तो अभी हम बैठक में इसको तय करेंगे। मुद्दे अगर हम आपको अभी बता देंगे तो आगे चल के फिर हमारी आपकी मुलाकात कहाँ होगी। कुंभ मेले को लेकर योजना बनाई जाएगी अब? हाँ, कुंभ मेले में ही ये बैठक होगी। उसमें किन मुद्दों पे चर्चा होगी, किन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में तो हम अभी तय करेंगे। हम अपनी बैठक अभी पूरी करेंगे, उसमें हम तय करेंगे और समय रहते आपको सूचित भी करेंगे। मथुरा के युवा कांग्रेस नेता यतीन्द्र मुकदम को पार्टी हाईकमान के द्वारा उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया।
इस दौरान नव मनोनीत प्रदेश उपाध्यक्ष यतीन्द्र मुग्दम के द्वारा मां यमुना का पूजन किया गया और इसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली गेट पर कंबल वितरण कर सर्दी में गरीब और असहायों को ठंड से राहत प्रदान करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु ने जनपद में मीडिया कर्मियों के लिए समय पर कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जाने का अनुरोध किया। इसी के साथ ही उनके द्वारा जिले में पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता की छवि को धूमिल करने वाले तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की। जहां इस दौरान उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया, आज माननीय जिलाधिकारी जी महोदय को ब्रजभूमि के पत्रकारों की ओर से, ब्रज प्रेस क्लब की ओर से और NUJ-I राष्ट्रीय यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है जॉइंट रूप से और वकीलों की तरफ से भी, और जिला समाचार पत्र वितरक के जिला प्रभारी अमर उजाला के चेरी चंदन लालवानी, इनके ये सारे लोग सम्मिलित। हमारे मदन जी हैं, आज तक के सिकरवार जी हैं, धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी हैं, सौमेंद्र भारद्वाज और दर्जनों हमारे जग्गा जी हैं। ये सारे लोगों ने, गोविंद भारद्वाज, इन सब पत्रकारों ने और भी 1 दर्जन पत्रकार हैं, उन सब ने, और वकीलों ने गोपाल शर्मा हैं, मनोज शर्मा हैं और शैलेंद्र दुबे जो जॉइंट ऑडिटर हैं मथुरा बार के, इन सब ने लिखित रूप से एक तो पत्रकारों को, एक समाचार वितरकों को और एक वकीलों को प्राथमिकता से, जिस तरह से सरकार फोर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन फ्री निःशुल्क लगा रही है, उसी तरह से इसी श्रेणी में हमारे समाचार वितरक, हमारे अखबारों के, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और जो भी इस विभाग में कार्यरत हैं, चाहे मशीन पे कार्यरत हैं, चाहे विज्ञापन में कार्यरत हैं, सर्कुलेशन विभाग में कार्यरत हैं, सभी विभागों में कार्यरत मीडिया कर्मियों को ये वैक्सीन निःशुल्क लगे, प्राथमिकता के आधार पर लगे, ये मांग की गई है ज्ञापन में। दूसरे ज्ञापन में हमने माननीय जिलाधिकारी जी को ये अवगत कराया कि ब्रजभूमि है, यहाँ धार्मिक भाव के लोग दूर दराज से आते हैं और यहाँ भी रहते हैं, लेकिन माफिया और HS और हिस्ट्री सीटर अपराधी, इनामी बदमाश, एक पहले साधु के वैसे धार्मिक वेश में डोलते थे, आजकल पत्रकारों के रूप में भ्रमण कर रहे हैं ब्रजभूमि में, और गली कूचे में इनका गैंग सक्रिय हो गया है। चाहे वो हर कोई परेशान है, राशन वितरक परेशान है, हर एक कोई परेशान है इनसे। और सबसे बड़ी बात यह है, चरस, गांजा तस्करी, लूट, चोरी, चांदी तस्करी, भूमाफिया उनको वो देना, और आश्रमों के मठ मंदिरों में अनैतिक जो देह व्यापार करती हैं महिलाएं, उनको रख रखा है। उनको पत्रकारिता का वैसे ही फर्जी, जैसे आज तक है बढ़िया चैनल, उसके समकक्ष लगा दिया फलाना तक, ढिकाना तक, ऐसे सहारा है, उसके अलावा फलाना सहारा, ऐसे फर्जी नामों से अपने आप ही स्वयंभू पत्रकार बन गए, मालिक मुद्रक प्रकाशक बन गए, और वो कार्ड बांट रहे हैं 200-200 रुपये में, 500-500 रुपये में, और उन गंदी महिलाओं को आगे करते हैं, सीटों पे बिठा देते हैं ID लेके, और गाड़ियों से अवैध कारोबार इधर से उधर पास करा रहे हैं। तो इसकी गहन चेकिंग अभियान चला करके मैं कप्तान साहब को भी बधाई दूंगा, उन्होंने कई बार ऐसे लोगों पर धरपकड़ किया और ऐसे गैंगों को जेल भी भेजा है, सक्रिय है। लेकिन क्योंकि जिलाधिकारी जी अन्य विभाग को देखते हैं, तो उनमें कहीं कोई पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग ना करे, इसलिए उनको आगाह किया गया लेटर देकर, और उन्होंने आश्वस्त किया है सभी पत्रकार, वकीलों को और समाचार वितरकों को कि जो जैसा है उसको वैसी इज्जत दी जाएगी और पत्रकारिता की आड़ में सक्रिय नहीं होने दिया जाएगा माफियाओं को। और वैक्सीन के बारे में भी कहा है कि हम अपनी तरफ से भी इस ज्ञापन को वहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, वो निःशुल्क प्राथमिकता के आधार पर मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वकीलों को लगाई जाएगी, ऐसा प्रयास करें। मथुरा आम आदमी पार्टी के द्वारा गुरुवार को जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जाए। महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार व हत्या के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और योगी सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने में असमर्थ नजर आ रही है। हाल ही में हुए मथुरा के माठ क्षेत्र के ग्राम मूला में नाबालिग बालिका के साथ अत्याचार ने मानवता को शर्मसार कर दिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर सख्त सजा दी जाए और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। जब से योगी जी की सरकार आई है, महिलाओं के साथ बलात्कार होना और बलात्कार के बाद उनकी हत्या होना ये आम बात हो गई है।
अभी बदायूं के अंदर बलात्कार हुआ, इतना शर्मनाक बलात्कार हुआ है कि मानवता पूरी की पूरी शर्म से चुप गई है। हमारे मथुरा में माठ क्षेत्र के अंदर एक वाल्मीकि बिटिया के साथ अभी दो रात पहले बलात्कार हुआ है, वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो योगी जी के बस की नहीं है इस प्रदेश को संभालना। इन्होंने मिशन शक्ति चलाया और मिशन शक्ति की स्थिति है कि जिस दिन इन्होंने मिशन शक्ति को लागू किया उसी दिन मेरठ के अंदर एक लड़की के 14 टुकड़े किए गए। ये इनका उस वक्त का समय है जब ये अभियान चला रहे होते हैं। मुझको लगता है कि इनका अभियान खाली कागजी है, इनके बस की नहीं है प्रदेश चलाना। राजनीति के इतिहास में उत्तर प्रदेश के में ये पहला ऐसा शासन है जिसमें कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई बलात्कार नहीं होता हो, बलात्कार के बाद हत्या नहीं होती हो। बलात्कार पहले भी होते थे, मैं ये मानता हूँ कि कोई नई बात नहीं है, समाज में बीमारियां रही हैं, बुराइयां रही हैं, लेकिन बलात्कार के बाद हत्या होना ये योगी जी के शासनकाल की एक नई उपलब्धि के रूप में ये लोग बताना चाहते हैं। मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जो व्यवस्था है इसमें कहीं न कहीं हमारे प्रशासन की भी बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। जब तक हम महिलाओं के प्रति कोई विश्वास की बात को नहीं रखेंगे तब तक ऐसा होता रहेगा। कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। यूपी के अलावा दिल्ली भी है, उन्होंने सीसी कैमरे लगाए, उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई, यूपी सरकार भी कराई। ये काम नहीं करते, खाली गाल बजाते हैं। मथुरा के नवागत जिलाधिकारी नवनीत चहल के द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में जनपद के सभी विभागीय अधीनस्थों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान जनपद के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सभी 50 लाख रुपए की लागत से अथवा उसके ज्यादा से निर्मित सभी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ और सभी निर्माण एजेंसियों के प्रभारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें 50 लाख से अधिक की जो परियोजनाएं हैं, जो बृहद परियोजनाएं हैं जनपद में जिनका विकास चल रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी ली गई। उन्हें त्वरित गति से और गुणवत्तापूर्वक कंप्लीट कराने के निर्देश दिए गए। अभी साथ ही मैं कुछ परियोजनाओं का भ्रमण भी करूंगा, निरीक्षण भी करूंगा जी। गुणवत्ता की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा, समयबद्धता की ओर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा। साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न जनपद स्तरीय अधिकारीगण हैं विकास विभाग से संबंधित, उनसे उनके अंतर्गत जो चल रही हैं विकास की परियोजनाएं, उनके संबंध में जो प्रगति है उसके बारे में भी जानकारी ली गई और प्रगति में सुधार लाने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देशित किए गए। अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के खेरेश्वर इलाके में उस समय हंगामा की स्थिति पैदा हो गई जब छात्र नेता सौरभ चौधरी के घर नीलम नाम की एक महिला पहुंच गई और वह अपने आप को सौरभ चौधरी की पत्नी बताने लगी। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि सौरभ चौधरी के साथ उसके परिवार की रजामंदी के बाद उसकी शादी 20 जनवरी 2018 को हिंदू रीति रिवाज के साथ नोएडा में हुई थी, जिसके बाद वह सौरभ चौधरी के घर उसकी मां के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद सौरभ चौधरी ने उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। जब इस बात का पता नीलम को चला तो वह अपने परिवार के साथ सौरभ चौधरी के घर पहुंच गई और इस बात को लेकर काफी देर तक हंगामा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर छात्र नेता सौरभ चौधरी के खिलाफ थाना लोधा में 323, 506, 494, 398 ए और दहेज प्रतिरोध अधिनियम 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया। कुछ नहीं, फिर भी मामला कुछ नहीं। उसने मुझे धोखे में रखा और पहले मुझसे शादी कर ली। वैसे लिविंग में इनकी मम्मी भी मेरे साथ रही हैं, तब इनको समझ में नहीं आता मैं इंटरकास्ट से हूँ, तब इनको समझ में नहीं आता था इनकी मम्मी को, तब इनको समझ में नहीं आता था मैं चमार हूँ, मैं क्या हूँ। मेरे हाथ की बनी रोटी खाती थी तब इनको समझ में नहीं आता था, मेरे हाथ के धुले कपड़े पहनती थी तब इनको समझ में नहीं आता था मैं कौन सी कास्ट से हूँ। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं। अब मुझे कल बोल के आए कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, कल सुबह आए हूँ, कल सुबह निकले हैं घर से और सब्जी लेके अब तक नहीं पहुँचे। तो मैं तो ढूंढूंगी ना, मैं तो अपने पति को ढूंढूंगी ना। सौरभ चौधरी छात्र नेता, कौन नहीं जानता उसको। उसरे जट्टारी। दूसरी शादी कर ली उन्होंने? कर ली बाद में जी। सूचना ये प्राप्त हुई है कि नम्रता नाम की महिला है, वो यहाँ पे पहले रेंट पे रहती थी, तो वो अब आगरा चली गई है, ये पता नहीं कहाँ चली गई है। उनके पति का नाम है सौरभ चौधरी। वो यहाँ पे दूसरी पत्नी उन्होंने शादी की होगी, तो वो उन्होंने आके यहाँ पे ताड़ा तोड़ दिया, तो उन्होंने चोरी की सूचना दी थी। चोरी वोरी तो नहीं हुई है। और कोई विवाद? ना, और कोई विवाद नहीं है। आके मौके पर थाना पुलिस भी आ गई है, इतना है। LLB तृतीय वर्ष के 95% छात्रों के फेल होने पर छात्र छात्राओं ने आगरा यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया और जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बीच छात्र छात्राओं की कॉलेज प्रशासन से भी झड़प हुई।
कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र अपने प्रदर्शन से पीछे नहीं हटे। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को भी अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। अमित गोस्वामी छात्र नेता ने बताया कि एक बार फिर आगरा यूनिवर्सिटी की लापरवाही सामने आई है। 1 जनवरी को LLB तृतीय वर्ष का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें 95% छात्रों को फेल कर दिया गया। वहीं छात्रों की परीक्षाओं को OMR शीट से संपन्न कराया गया। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत ही बेकार, बहुत बेकार रिजल्ट है। हमारे भविष्य से खेला जा रहा है। लास्ट 2 ईयर के रिजल्ट उठा के देख लो और अब का देख लो। OMR पे निकाल दिया, और OMR से पहले कम से कम मटेरियल तो निकालना चाहिए था ना। मटेरियल डायरेक्ट OMR पे निकाल दिया। मतलब ऐसे कोई होता है? या कितने 300, कम से कम 300 साढ़े 300 बच्चों में से मुश्किल से 14-15 बच्चे पास हुए हैं। तो क्या इतने बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए? 14 बच्चे में भी 2 जो ग्रेस से नहीं, छात्रों ने अपना पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया था। अब एक बार के लिए हम कह भी सकते हैं, हो सकता है कम पढ़ाई हो, लेकिन इतना स्तर भी नहीं गिरा अलीगढ़ के छात्रों का जो रिजल्ट उनका 90 से 95% तक खराब रहे। हमारी डिमांड है सभी छात्रों को प्रमोट किया जाए। ये जो भ्रष्ट तंत्र के तहत उन्होंने परिणाम जारी किया है उसको बंद किया जाए। मंशा हमारी देखिए स्पष्ट है, हम सिर्फ छात्र चाहते हैं और छात्र हितों के लिए हम किसी भी कीमत पर जाएंगे और हम इस परिणाम को बदलवा कर ही रहेंगे। अलीगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ATM के जरिए ठगी करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 1 दर्जन मोबाइल, लैपटॉप एवं फ्रॉड करने के अन्य यंत्र बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन ऐपों के जरिए ठगी करने वाले एक सॉफ्टवेयर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसने जानकारी देते हुए बताया कि उसके द्वारा अब तक सैकड़ों लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की गई। ऑनलाइन ठगी करने का नायाब तरीका फ्रॉड के द्वारा इजाद किया गया था। वह एक नाम पर कई फर्जी सिम लेकर जिसके जरिए पेटीएम अकाउंट बनाता था और फिर अन्य लोगों के पेटीएम के जरिए OTP हासिल कर उनके अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करता था। महिला की शिकायत पर फ्रॉड करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, साइबर थाना जो जनपद अलीगढ़ में स्थित है, उनके यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और उसका कार्य करने का तरीका ऐसा था, वो सिम कार्ड, मल्टीपल सिम कार्ड जो है फर्जी ID पर क्रय करता था। उसके पश्चात उन सिम कार्डों पर पेटीएम बैंक अकाउंट खोलकर उस पेटीएम बैंक को लोगों को सेल करता था, जिन लोगों का ID नहीं होता है, और उनको सेल करता था, जिससे कि फर्जी तरीक़ों से जो लोग फ्रॉड करके पैसा कमाते, उस पैसे को लैंडिंग के लिए स्थान मिल जाए। उन पेटीएम बैंक अकाउंट के से पैसा अन्य बैंक अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर देता था, जहाँ से वो फाइनली या तो खर्च कर दिया जाता था या विड्रॉ कर लिया जाता था। इस प्रकार के जो पेटीएम खाते हैं, ये पेटीएम खाते फिज़िकल वेरिफिकेशन ना हो पाने की वजह से बन जाते हैं, और जिसको तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करके सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इस ट्रांसफ़र के पैसे को ये लोग आपस में बांट लेते थे और इनके पास से लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन, अनेकों सिम कार्ड और चेक बुक्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वायरलेस ईयर, ब्लूटूथ इत्यादि बरामद हुए हैं। कितना बड़ा गैंग है ये, कितना फ्रॉड करते हैं अब तक? देखिए, अभी तक ये टीम एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पाई है, जो कि अभी तक वाला जो प्रक्रिया हमने बताई उसमें मास्टरमाइंड में से एक है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, विवेचना अभी प्रचलित है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस गैंग को पूरी तरह से वर्कआउट करके हम इस रैकेट को उजागर कर पाएंगे और लोगों को इस शहर में, अन्य शहर में लोगों को इस प्रकार के धोखाधड़ी से बचने के उपाय बता पाएंगे। किस तरह का गैंग है सर ये? अंतर्राज्यीय गैंग है, किस तरह का गैंग है? देखिए, ये गैंग किसी एक राज्य में सीमित नहीं है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि में फैला हुआ है, और अन्य नाम जैसे जैसे सामने आएंगे तो अन्य राज्यों के बारे में पता पड़ेगा। और चूंकि ये मोबाइल पर ऑपरेट होता है और इंटरनेट के जरिए ऑपरेट होता है, इसलिए इसमें सभी लोगों के एक शहर में होने की या एक राज्य में होने की कोई कंडीशन नहीं है। ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए भी हैं और आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को अपने जो
जो बातें हैं ट्रेन करने का प्रयास करते हैं, अपनी टीम को लगातार बढ़ाते रहते हैं और ये इनका रोजगार का इन्होंने साधन बना लिया, परमानेंट रोजगार का साधन बना लिया। झांसी जिले की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के दतिया तथा डवरा इलाके में बर्ड फ्लू फैलने के बाद झांसी में इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। आज सुबह बड़ी संख्या में प्रेमनगर इलाके में कौवे तथा अन्य पक्षी मृत अवस्था में पड़े पाए गए। इन पक्षियों की हालत यह थी कि देखते ही देखते वे जमीन पर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे। प्रेमनगर थाने के ठीक पास सेंट जॉन्स एकेडमी स्कूल के निकट लगभग आधा दर्जन कौवों की मौत हो गई। यह माना जा रहा है कि बर्ड फ्लू के कारण इन पक्षियों की मौत हुई है। हालांकि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी योगेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि मृत पक्षियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा इन पक्षियों की मौत की असली वजह क्या थी। आपको बताते चलें कि इससे पूर्व जिले की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के दतिया तथा डबरा में बड़ी संख्या में बर्ड फ्लू के चलते पक्षियों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे अधिक संख्या कौवों की थी। केवल जो है ये आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें सेंट जॉन्स चर्च जो प्रेमनगर थाने के पास पड़ता है, वहाँ पर 4 कौवों की मृत्यु हुई है और उसमें 2 कौवों की अभी स्थिति में है, बीमारी की स्थिति में है। उनको हम लोगों ने अपनी टीम भेजकर वहाँ से उनको कलेक्ट कराया है और उनका एग्जामिनेशन इस समय लेबोरेटरी एग्जामिनेशन चल रहा है। अभी प्रथम दृष्टया उसमें कहीं कोई बर्ड फ्लू के लक्षणों से प्रतीत नहीं कहीं भी हो रहे हैं और उसका हम लोग एग्जामिनेशन कर रहे हैं।